द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जुड़कर रोज़ाना सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज फिर जो है हम लोग आए हैं जो कि इसमें भी 150 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए चला जाए प्रश्न की तरफ और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है वाच्य के कितने भेद हैं ये बताना है। प्रकार या भेद कुछ भी हो तो चलिए बताइए कितने भेद होते हैं वाच्य के। 3, 4, 1 कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग उत्तर भी जो है देते रहें और अंत में जब सारा प्रश्न सॉल्व हो जाए प्रैक्टिस से तो आप लोग बताया ज़रूर करेंगे कि आपके कितने प्रश्न लगभग जो है कंप्लीट हो रहे हैं। हमने जो है गणित के प्रश्नों को जो है उसमें कवर नहीं करते हैं जो कि वो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है डिटेल में। ठीक, तो 130 में कितने सही होते हैं आप लोग ज़रूर बताया करें। तो पहला प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दे दिए हैं। तो चलिए देखिए इसमें पहला जो है सही हो जाएगा। 3 वाच्य के प्रकार या भेद होते हैं जिसमें पहला जो तो होता है वो कृतवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलें तो अगले प्रश्न में या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो इसमें दोहे में जो है अलंकार पूछा जा रहा है। कौन सा अलंकार होगा? संगति अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार या संदेश अलंकार, संदेह अलंकार होगा। कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए कौन सा इसका सही होगा। उम्मीद है कि प्रश्न और आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो कि इसमें विरोधाभास का जो है अलंकार दिया गया है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और विरोधाभास जो है के साथ विभावना अलंकार जहाँ पे होता है वहाँ पे कारण के न होते हुए भी कवि का होना को क्या होता है पाया जाता है। जैसे अगर विभावना अलंकार के उदाहरण की बात करते हैं तो बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि जिसके पैर नहीं है वो भी चलता है और जिसके कान नहीं है वो भी सुनता है और जिसके जो है क्या कहते हैं कर्म करने मतलब काम करने लायक नहीं है वो भी जो है काम करता है। तो इसमें जो है विभावना अलंकार इस प्रकार में होता है। ठीक, और संदेह में आप लोग जानते ही हैं संगति जो है एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है ये बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। चारों वाक्य पढ़िए और बताइए कौन सा सरल वाक्य इसमें दिया गया है। तो तीसरे में सी ऑप्शन जो है बीमारी के कारण राम नहीं आएगा ये सरल वाक्य है। ठीक, और बात करते हैं सूरज उगा और कुहासा फट गया तो और लगा है तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हो गया तो ये भी संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण है। दोनों क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद अगला जो है जब संकट आता है तब घबराना नहीं चाहिए तो इसमें ये क्या कहते हैं मिश्रित वाक्य है। जब तब किंतु परंतु जहाँ भी आए वो जान लीजिए आपका मिश्रित का है। ठीक, अगले पे चलेंगे। अनभिज्ञ में कौन सा समास है ये बताना है। चलिए दिख रहा होगा तो बताइए अनभिज्ञ में कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि, क्रमधारय, अव्ययभाव या नौ। तो चौथे में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आपका जो है नौ जो है इसमें समास हो जाएगा अनभिज्ञ में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कन्या का तात्पर्य है जिसकी शादी नहीं होती है तो उससे के गर्भ से जो जन्म लेता है उसको क्या कहा जाता है? कन्या पुत्र या कानीन या वैध पुत्र या कुमारी सुत। तो इसमें उसको कानीन कहा जाता है एक शब्दों में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट शुद्ध शब्द बताना है। कवित्री, कवित्री, कवित्री जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा ये बताइए आप लोग इसमें। तो इसमें सेकंड बी ऑप्शन पे जो लिखा है कवयित्री यही आपका शुद्ध रूप है, बाकी सारे क्या है गलत हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरोपति सोए। तो इस पंक्ति में रस पूछा जा रहा है। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस या शांत रस, कौन सा होगा? कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर को देते रहेंगे। थोड़ा तेजी के साथ हम लोग चलेंगे। तो इसमें श्रृंगार रस का जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका।
क्योंकि इसमें नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्वता अवधारणा को जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को देखा जाए, और नेक्स्ट जो है आपका पद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को देखा जाएगा। वीडियो को रोक करके पढ़िए। चलिए 8वें प्रश्न को देखा जाए। काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? तो इस जो पंक्ति की भाव है वो विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, यही इसका पंक्ति का भाव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे वह कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या पूर्वकालिक क्रिया? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे। तो इसमें जिसमें कर्म ना हो उस क्रिया को हम लोग आकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इसमें खुद ही कह रहा है जिसमें कर्म ना हो, जब कर्म नहीं होगा तो आकर्मक होगा ही। ठीक है, कर्म के साथ जो होता है उसको सकर्मक कहा जाता है। ठीक, चलिए, और जिसमें एक कार्य पहले होता है दूसरा कार्य बाद में होता है उसमें उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, और जिसमें दो कर्म होता है उसको द्विकर्म कहा जाता है। स्पष्ट है। नेक्स्ट को देखा जाए, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वजाति का विलोम शब्द बताना है। 10 नंबर में स्वजाति का विलोम शब्द आपका जो होगा वो विजाति हो जाएगा। स्वजाति, नेक्स्ट इसका विलोम विजाति। अगले पे चलते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, मधुकर, भ्रमर या भंवरा? तद्भव शब्द को बताना है, और ये सारे जो है 3 जो हैं आपके तत्सम है, बाकी एक तद्भव है, यही बताना है इसमें। तो इसमें डी ऑप्शन भंवरा जो लिखा गया है। और हम हमेशा बताते हैं कि जो जहाँ पे चंद बिंदी का होना पाया जाता है ये हमेशा तद्भव का ही जो है शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखा जाए, वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में जो का लिखा गया है ये किस कारक का है? किस कारक का विभक्ति है? तो ये जो है संबंध है। वह जन्म से भिखारी है, तो ये संबंध कारक का मतलब संबंध के बारे में बता रहा है। ठीक है, संबंध कारक इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। नेक्स्ट है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न पे। कबीर की मुख्य मान्यता क्या थी? ABCD कमेंट करके बताते रहेंगे आप लोग आंसर को। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगी, जो कि जिस कार्य में ईश्वर की प्राप्ति हो वही उत्तम और श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, जाति और संज्ञा बताना है। तो इसमें जाति और संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा बताना है। लड़का, सोना, श्याम, दुख। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है, किसी जाति का जब बोध होता है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो लड़का। ठीक है, लड़के में छोटे लड़के, बड़े लड़के, काले लड़के, सांवले लड़के सारे आ जाएंगे। ठीक, या किसी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं फर्स्ट सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में लड़का आता है। अगले को देखा जाए, लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय होगा कौन सा होगा? ई या इला या आक। तो 15 नंबर में ऑप्शन नंबर एक प्रत्यय लगा है लौकिक में। ऑप्शन नंबर डी जो माफ़ कीजिए बी जो है सही हो जाएगा। और ई में जैसे ई जो है प्रत्यय लगता है तो उसमें घमंडी, लालची, लड़की आदि हो जाएगा। इला प्रत्यय जो है चमकीला, पथरीला, हठीला आदि में लगता है। और आक प्रत्यय जो लगता है जैसे तैराक, चटाक, तड़ाक, इसमें सब में आक प्रत्यय लगता है। अगला देखा जाए तो लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग जो है वो आपका ला हो जाएगा। परवाह में ला लग गया है तो ये उपसर्ग बन गया है लापरवाह। ठीक, और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सदैव शब्द में संधि विच्छेद बताना है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? गुण संधि या दीर्घ संधि या वृद्धि या अयादि? तो सदैव में आपका जो संधि विच्छेद होगा वो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, ये हमेशा 2 मात्राएं जहाँ पे लगेगा लगभग मान के चलिए 99% आपका वृद्धि संधि से ये बनता है। ठीक है, और सदा धन यो जो होता है आप लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सदा धन एव, और इसको बना देंगे सदैव। ऑप्शन नंबर सी इसका वृद्धि हो जाएगा। अगले पे देखेंगे तालब ध्वनियाँ बताना है। तो तालब ध्वनियाँ जो कौन सी होगी बताइए कमेंट करके आप लोग। तो तालब ध्वनियाँ जो है आपकी ये बड़ा चा हो जाएगा। और चा वाली सारी पाँचों अक्षर जो होती हैं, चा के पाँचों अक्षर जो होते हैं वो भी तालब ध्वनिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी
स सही हो जाएगा। अगला देखा जाए तो 3 13 करना का मुहब्बरे का अर्थ बताना है। तो 3 13 चलिए देखते हैं 3 13 करना। काफ़ी लोग कमेंट में भी 3 13 करते होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बिखेर कर रख देना। 3 13 का तात्पर्य है कि बिखेर कर रख देना। ठीक, नेक्स्ट को देखा जाए, मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो आपका केसरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। इसी के साथ क्या कहते हैं, भुजंग की बात करते हैं। तो भुजंग सांप का हो जाएगा, जिसका नाग विष आदि होता है। ठीक, और तुरंग घोड़ा, इसका तुरंग जो होता है, इसका घोड़ा घोटक रवि है, संध्वश्व बाजी आदि हो जाएगा। तो चलिए बताइए 21 नंबर में पारनी के अनुसार वाह रत्नों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें वाह रत्नों की संख्या 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लता शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो हो जाएगा वो आपका लतायाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, अव्यय शब्द समूह कौन सा है? तो चुनिए अव्यय शब्द समूह कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सी ऑप्शन सर्वत्र, अधुना और ऊपरी जो है ये अव्यय शब्द के समूह हैं। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 पे चलेंगे, जगदीशा में किस सूत्र में संधि हुई है? किस सूत्र से संधि हुई जगदीशा में, ये बताना है 24 नंबर में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसमें इलह जसोयंते है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसी के कारण जो है, इसी सूत्र के कारण इसमें जो है संधि हुई है। जैसे जगत धन ईश, क्या कह सकते हैं, जगत धन ईशा। तो इसमें ये इस सूत्र की जो है इसमें संधि हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कर्मधारय समास किस समास का एक ही भेद है? अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या द्विगुयु। तो ये जो समास है ये आपका तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखरा में समास जो हो जाएगा वो आपका सी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रथम पद चंद्र है और द्वितीय पद जो लिखा जाएगा उसको शिखर के रूप में लिखा जाएगा। तो दोनों की प्रधानता अप्रधानता है, तथा यहाँ पर अन्य पद अर्थात शिव का बोध होने से यह क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कत्व प्रत्यय की संज्ञा बताना है। तो कत्व प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? तो कत्व प्रत्यय की जो संख्या होगी वो निष्ठा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गम धातु लट लकार माध्यम पुरुष द्वितीय द्विवचन में कौन, द्विवचन में क्या होगा ये बताना है। तो गम धातु का बताना है, वो भी लट लकार और माध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें जो होगा वो गच्छथः। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, कमलम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमलम शब्द का पर्यायवाची, कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहेंगे। तो इसमें सरसिजम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो है कमलम का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अन्य तीन जो कोमल, काय और अनिल है, इनके क्रमशः पर्यायवाची जो होते हैं वो सुकुमार और आग के वाचक हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका गद्यांश लिखा गया है संस्कृत में, आप लोग इसको पढ़िए। हम आंसर को प्रश्न की तरफ चलेंगे और आंसर बताएंगे। तो इसमें पशु पक्षी विषय का कथा जिससे है, पशु पक्षी का विषय जो है वो कथा किस में है ये बताना है। तो 30वें ऑप्शन नंबर जो सही होता है फर्स्ट, हितोपदेशः में पशु पक्षियों के विषय की कथा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 में वो देखेंगे, इसमें जो है आप लोग को अंडरलाइन जो किया गया है उसके विषय में बताना है कि वो सही है तो सही है तो ठीक है, नहीं तो कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होता है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर इन्वाइटेड सही होगा। यहाँ पे वाज इन्वाइटेड के स्थान पे वर इन्वाइटेड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि द जेंट्री एक प्लूरल जो है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये जो जेंट्री लिखा गया है द जेंट्री, ये
प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में है 32 नंबर में, इसमें भी एरर ढूंढना है आपको। तो एरर बताइए किस में एरर है, ABCD में। तो 32 नंबर में आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक। यहाँ पे जो ये डियर इन डियर लिखा गया है ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे हिज लिखा होना चाहिए, देयर ना लिख के क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका हिज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट WHO जो लिखा गया है, सब्जेक्ट हु ये जो लिखा गया है, इसमें ये जो है इसका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा हिज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस खाली स्थान पे क्या फिल किया जाएगा। तो 33 नंबर में जो फिल किया जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी फिल किया जाएगा। फॉर द लास्ट 10 ईयर वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट को 34 नंबर में ये जो अंडरलाइन किया गया है फॉर, तो यहाँ पे ये सही है तो ठीक है, नहीं तो क्या भरा जाएगा ये बताना है। 34 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यहाँ पे फॉर ना लिख करके एंड को लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। नेक्स्ट है, इसको जो है वॉइस इसका चेंज करना है, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो समबॉडी स्टोलन माई कार लास्ट वीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माई कार वाज स्टोलन लास्ट वीक बाई समबॉडी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखेंगे, चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है तो इसको बदलना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस, 36 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी सही होगा इसका। तो इसमें होगा क्या, द टीचर आस्क द स्टूडेंट, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आस्क लगता है, ठीक है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट वेदर, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वेदर या इफ़ का प्रयोग किया जाता है। ही कुड एक्सप्लेन दैट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट में हैगार्ड जो लिखा गया है ये शब्द, इसका सिनोनिम बताना है। 37 में जो शब्द लिखा गया है और इसका तात्पर्य है कि ये दुबला पतला होता है। हैगर्ट का मीनिंग जो होती है दुबली पतली होती है, दुबला पतला होता है, तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, इमेसिएट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि क्या होगा, छीण या दुबला कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट, चलिए बताइए कौन सा इसका सही होगा, इसका बी नोटोरियस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग का पैसेज दिया गया है पोएम, इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर को देखा जाए। इसमें फॉर द नाइट एंड डे, तो चलिए राइज लाइक, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, राइज लाइक अ माउंटेन फॉर द नाइट एंड डे, बताइए फटाफट कौन सा सही होगा इसका। फिगर ऑफ स्पीच का है, इसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है, जानते ही होंगे आप लोग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ये सिमिली हो जाएगा, जहाँ पे आयज लिखा हो या लाइक लिखा हो हमेशा लगभग मान के चलिए 99% वो सिमिली होता है, ठीक है। उपमा जिसको कहते हैं, उपमा अलंकार। नेक्स्ट को इसमें भी जो है कंप्रीहेंशन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही होगा इसका। ये पैसेज आप उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्हाट डू चिल्ड्रन ऑफ सम कंट्रीज डू मोर देन स्टडिंग एंड स्लीपिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाचिंग टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ नेक्स्ट को देखा जाए। और अभी हम लोग साइंस के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो साइंस के प्रश्न में पहला प्रश्न जो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो बताइए कैसे ज्ञात करा जाएगा। तो सभी लोग जो है फोकस दूरी की सूत्र को जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, हम इसके आंसर को बता देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर इसका आंसर राइट होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हिंट भी कर देते हैं, यहाँ पे जो आपकी फोकस दूरी है एफ बराबर जो दिया गया है वो आपका r/2 होगा, जैसे कि 20/2
2 हो जाएगा तो बराबर -10 यहाँ पे आपका क्या हो, फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और फोकस दूरी आपको मिल गई और ये u भी मिल गया, -15 हो जाएगा u यहाँ पे। और भी निकालना है आपको, अब भी निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है, फार्मूला मालूम होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो एक माह में यानी 30 दिन में खर्च हुए विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में कितनी होगी या करना है, ये बताइए। तो एक माह में जो यूनिट खर्च होता है तो इसका फार्मूला जो होता है वाट गुणे घंटा आवर इंटू डे दिन बटे में 1000 कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लिखा गया है 2 गुणे 100 लिखा गया है। ठीक, और उसके बाद गुणे में 5 लिखा गया है, 5 दिन की बात किया जा रहा है, वो 5 घंटे की बात किया जा रहा है, और गुणे में जो है क्या लिखा जा रहा है 30 दिन जो है आपका 30 है, बटे में कर दीजिए, बटे में क्या करना है 1000 करना है। उसके बाद काट देंगे, काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका पहला ही 30 यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो सबसे अधिक विचलन कहाँ पे होता है बताइए, लाल में, पीले में, बैगनी में, हरे में। बहुत अच्छा प्रश्न है। बेबग्योर का आप लोग जो है, बेबग्योर का अगर सीरियल याद होगा तो बहुत जल्द ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जो कि बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक विचलन होता है प्रकाश के प्रिज्म में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। अच्छा प्रश्न है। चींटी के काटने में जो रिसाव होता है वो आपका फार्मिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो, जो हल्का से चुनचुनाहट या परपराहट की जो है एहसास होता है, और वो क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ा जलन भी होता है। ठीक है, और सूजन हल्का से आ जाती है, तो वो फार्मिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या कहते हैं बी जो है सही होगा। और ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यहाँ क्लोरिक अम्ल लिखा है लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल एक होता है, तो उस अम्ल के द्वारा जो है कांच पे लिखने का वो काम में लिया जाता है। ठीक, तो चलिए अगले को देखा जाए। कौन सा युग्म उपधातु है, तो बताइए कौन सा युग्म उपधातु है, धातु ना होकर के उपधातु है। तो इसमें ये क्या कहते हैं AS और SB, प्लेटिनम और आर्सेनिक जो है, प्लेटिनम और आर्सेनिक दोनों जो हैं ये उपधातु हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें पोटेशियम जो है ये ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कैसे होता है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो क्या कहते हैं पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी को मालूम था ये प्रश्न। अगला, फुफ्फुस धमनी से शुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों से शुद्ध रुधिर जो चला जाता है वो कहाँ पे जाता है, हृदय में, फेफड़े में, या शरीर के अग्र या पश्च धमनियों में, या दायां में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि फेफड़े में चला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखा जाए, पराग कणों का परागकोश में वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, पुरुष की नसबंदी में क्या होता है। तो पुरुष की नसबंदी में चलिए देख लेते हैं आज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है, इसी को जो है पुरुष की नसबंदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 12%। अच्छा, ये मैथ के प्रश्न आ गए हैं, तो मैथ्स के 20 प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे, जो कि सर के द्वारा इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक, आप लोग वहाँ से जाके इसके वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो 71 पे पहुँचने के बाद देखा जाए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की
असंतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो 1947 में, 51 में, 56 में या 66 में किया गया था। कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जो कि 1947 में पुनर्गठन किया गया था, और वो भी किसके आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी है? महानदी, नर्मदा नदी, स्वर्ण नदी या कावेरी नदी? तो चलिए बताइए बात, इसमें कौन सा सही होगा? 1 मिनट। ये 71 नंबर में ऑप्शन नंबर ये जो है सही होगा आपका, 1956 सही होगा। ठीक है। भारत में 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था, और इसी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फजल अली आयोग का जो है आयोग के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन, ये जो लिखा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी की जो है स्थापना की गई थी। तो जो है इसी के रिपोर्ट पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बदल लीजिएगा। चलिए देखा जाए अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि भारत नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है वो कौन सी है? महानदी है, नर्मदा है, स्वर्ण रेखा है या कावेरी है? तो इसमें ये नर्मदा नदी हो जाएगा ऑप्शन सही, जो कि ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और महानदी स्वर्ण रेखा और कावेरी या भ्रंश से होकर नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय निहारिका परिकल्पना जो थी उसको किसने प्रस्तुत किया है, ये बताना है। तो इसमें लाप्लास जो हमारे भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ही इसको निहारिका परिकल्पना को व्याख्यात किया है, और वो 1976 में इसको दिया था। किसने में? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट को देखा जाए, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? चैलेंजर है, मेरियाना है, टोगा है या स्वॉयर है? तो इसमें विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है। 11,033 मीटर गहरा है ये। ठीक, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो सबसे पहले यही जो है आपका आता है, और देखा जाए ये दोनों एक ही हैं, मेरियाना और चैलेंजर। और दूसरे नंबर पे आपका टोंगा आता है, तीसरे नंबर पे स्वॉयर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित हैं? बहुत कौन सा प्रश्न है, कौन सा देश है? पराग्वे है, बोल्विया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है? 75 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, जो कि अर्जेंटीना में आपका पम्पास घास का मैदान स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, अर्जेंटीना। चलिए अगला कूटनीति का प्रश्न है, पहले इसको मिलान करते हैं। तो कटक जो है, कटक जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, उड़ीसा का एक शहर है लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है, और ये सतलज नदी आपके भारत में इसका उद्गम स्थान नहीं है, ये भारत के बाहर से इसका उद्गम स्थान हुआ है। ठीक है, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। चलिए मिलाइए कौन सा सही है इसका। तो पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 3 4 1 2। नेक्स्ट को देखा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो 7 अगस्त 1942 को ये ग्वालियर टैंक, ये महाराष्ट्र के एक स्थान है ग्वालियर टैंक, जो कि कांग्रेस की बैठक हुई थी, वहीं से जो है इसका शुरुआत हो गया था। और बैठक हुई थी 7 अगस्त 1942 को, और इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ये स्वीकार हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न।
तो इसमें जो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र मिलते हैं वो आपका कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एकदम जो है क्या कहते हैं, भारत का एकदम दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। ठीक, नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण किस प्रकार से लगता है या कब होता है, बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें जब जो है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बीच में आ जाती है। ठीक, मान लेते हैं ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, जब दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन, और चंद्र ग्रहण किस दिन पे लगता है, कमेंट करके बताइएंगे आप लोग कि चंद्र ग्रहण जो है किस में लगता है, अमावस्या में लगता है या पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होने के साथ पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से प्रारंभ किया गया है, तो 80 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी सही हो जाएगा, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को बनाया गया था, इसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, रेखागणित शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो रेखागणित शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि है। इसको विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, तो ये सबसे अच्छी विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण मात्र विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया जाता है, OHP, मैजिक लालटेन या वर्नियर कैलिपर्स या प्रतिमान मॉडल। तो इसमें जो विज्ञान में, केवल विज्ञान में ही प्रयोग किया जाता है वो वर्नियर कैलिपर जो है, कैलिपर्स को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सी एक शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो शिक्षक की भूमिका जो नहीं है वो आपका व्यवस्थापनकर्ता। तो व्यवस्थापनकर्ता जो है ये शिक्षक की भूमिका ना होकर के ये व्यवस्थापक की होती है, जिसको विद्यालय का प्रबंधक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन जो किया गया था उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संगोष्ठियों की संख्या जो है 27 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है, तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश में स्थित है, वो आपका इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या कहते हैं, सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद। और अगर भारत की बात करता है तो भारत में सबसे पहले मनोविज्ञानशाला जो खुला था वो कोलकाता में खुला था। ऑप्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूछा जा रहा है, इसलिए ये सी सही होगा। नेक्स्ट को देखा जाए, मेरियाना मॉन्टेसरी भारत कब आई थी, तो यहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी ये बताना है। 86 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्होंने जो है 1939 में जो है भारत आई थी और 10 वर्ष तक ये भारत में रही भी है। और इन्होंने जो है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड और द चाइल्ड, तीसरा द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड और मारिया मॉन्टेसरी की ये सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परीक्षा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, वो परीक्षा कितने प्रकार से होता है आप लोग बताएं। 2, 3, 4, 5। अच्छा प्रश्न है। तो परीक्षा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार जान लीजिए। एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है और एक प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। ठीक है, तो मौखिक में साक्षात्कार होता है, जैसे जिसको हम लोग इंटरव्यू के रूप में जानते हैं। और लिखित में क्या होता है, लिखित में कोई पेपर होता है, लिखित होता है, जैसे B.Ed का पेपर दिए होंगे या BTC का पेपर दिए होंगे तो उसमें लिखे होंगे, तो ये लिखित होता है। ठीक है, और प्रयोगात्मक तो जानते ही होंगे, प्रयोग करके जिस परीक्षा को दिया जाए प्रयोगात्मक कहलाता है। नेक्स्ट को देखा जाए, किस सन में ग्राम शिक्षा समिति में संशोधन किया गया, तो वो 1975 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्रत्येक वाचक को वाचन करते समय पुस्तक को पकड़ना चाहिए, बाएं हाथ से, दाएं हाथ से, दोनों से, या पुस्तक लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर कोई भी वाचक अगर
वाचन कर रहा हो तो उसको पुस्तक जो पकड़नी चाहिए वो बाएं हाथ से पुस्तक को पकड़ना चाहिए और दाहिने हाथ से पेज को मूवमेंट करना चाहिए, मतलब टर्न करना चाहिए, घुमाना चाहिए, पन्ने को पलटना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सी अनौपचारिकता या अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, ये बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जो कि उपयुक्त सारे सही हो जाएंगे। स्थान निश्चित नहीं होता है, ये भी सही है, और समय भी निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है। अनौपचारिक शिक्षा में यही सबसे विशेषता इसकी है। तो इसके साथ साथ ऑप्शन डी उपयुक्त सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट को देखेंगे, मानव प्रकृति के आधार पर किस विद्वान ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं? कैटल, टर्मन, कार्ल यंग या जूड साहब ने बताया है। ये बताइए कमेंट करके कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसमें कार्ल यंग के द्वारा जो है बताया गया है कि विद्वान के व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसकी सबसे विशेष महत्व होता है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, सिद्धांत के प्रतिपादक का। तो बच्चों में जो विकास का सबसे विशेष महत्वपूर्ण होता है वो आपके खेल का होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, खेल का। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो बुद्धि का सबसे अधिक विकास जो होता है वो आपकी अवस्था होती है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न या बाधा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये बताना है। यदि शिक्षक क्लास में पढ़ाता है और उस समय कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न होता है तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, यही इसमें बताना है। तो उसमें शिक्षक को उस समय जो बाधा डाल रहा हो उसे सीखने के लिए प्रेरित कर देना चाहिए, जिससे कि बाधा रुक जाए और क्लास सुचारू रूप से जारी हो जाए, चलता रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में, शिक्षा किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, या सांस्कृतिक रूपांतरण का, या उपयुक्त सारे रूपांतरण का ये साधन है, ये बताना है। तो शिक्षा जो है ये हमारे क्या कहते हैं, उपयुक्त सभी का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो तदानुभूतिक, अमूर्ति, या गैर विवरणात्मक, या काल्पनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, तदानुभूतिक व संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि वह जो है बच्चे के निष्पादन का स्तर को बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो अध्यापक या अध्यापिका को इस बात पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि जो है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायी उनका ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संवेग और संज्ञान के बारे में जो कथन सही है ये बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, सही है, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो कौन सा वो व्यवस्था है जो अधिगम को सबसे अधिक उचित बनाता है? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बताइए कौन सा सही होगा 100 नंबर में। तो इसमें डी सही हो जाएगा, जो कि शिक्षिका या शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, जिससे कि ये सबसे अधिक उचित व्यवस्था हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जो कि 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। और यहीं पे दिया गया है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को हम लोग पोषण सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो आपका सभी को मालूम होगा 21 जून को मनाया जाता है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने का शुरुआत जो हुआ वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है क्या है 11 दिसंबर 2014 को जो है इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है, और प्रत्येक वर्ष अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 21 जून। नेक्स्ट है पंडित शिवराज शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो वादक हैं वो आपके संतूर वादक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो विश्व धरोहरों की संख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है वो आपका 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या ये सही है? चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए तो अगर और ये इसकी क्या कहते हैं विश्व धरोहर की सूची में ये 14 नवंबर 1977 में जो है ये पहले स्थान 70 में इसको जो है स्थान दिया गया था। ठीक है, कब 14 नवंबर 1977 को। चलिए अगला प्रश्न है कर्मा एक लोक नृत्य है तो कहाँ का है ये? सोनभद्र का है, ब्रजभूमि का है, बुंदेलखंड का है या कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा जो कि ये सोनभद्र का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है ये बताना है। वो सारनाथ है, कौशाम्बी, कुशीनगर या कोई नहीं इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौशाम्बी शहर को जो है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे लोकप्रिय है? आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में या लखनऊ सहारनपुर में? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा जो कि आगरा मेरठ में ढोला लोकगीत लोकप्रिय सबसे अधिक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। अगला प्रश्न सुमेलित करना है तो जहांगीरी महल कहाँ किसने बनवाया था? जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है और ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये सही है आपका पहले से ही मिलेगा। और दूसरा है मोती मस्जिद आगरा में स्थित है और ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। अगला है दीनपनाह नगर ये हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन ये चौथा जो है सी ऑप्शन ये क्या कहते हैं एतमादुल्लौला का महल जो है मकबरा जो है ये जहांगीर के द्वारा न करा करके ये नूर जहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? नूर जहां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है शाहजहां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद, दिल्ली, आगरा, लाहौर? तो शाहजहां का मकबरा जो स्थित है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और सिकंदराबाद में अकबर का है। चलिए देख लेते हैं सिकंदराबाद में किसका है? अकबर का है। और दिल्ली में किसका है? हुमायूं का है। और लाहौर में किसका है? जहांगीर का है। वहीं पे काबुल में बाबर का है और औरंगाबाद में औरंगजेब का है। चलिए अगला प्रश्न है पर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक ही है। कोई दिक्कतें नहीं है, पहला ही है। ठीक, और ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 मिनट, हाँ ठीक, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? तो 2018 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो
क्या कहते हैं, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को, दोनों लोग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाए हैं 1 अक्टूबर को, वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये बताना है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी भगत सिंह की 111वीं जयंती को भारत के अलावा किस देश में मनाई है? तो इसमें जो है पाकिस्तान भी जो है इनके जो है जन्मदिन को मनाया है। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान सही होगा। भारत में यौन अपराध के दोषियों को निजी जानकारी को डेटा के रूप में रखने के लिए किस रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि यौन अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्टर है, और ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सौरा जल निधि योजना को लागू किया? तो सौरा जल निधि योजना जो लागू किया गया वो किस सरकार के? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान? तो 115 में ऑप्शन सी सही होगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा इस सौरा जल निधि योजना को शुरुआत किया गया है, और इसमें 90% रियासत पर 5000 सोलर पंप को उपलब्ध कराया जाएगा, जो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की शिक्षा के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा किस पोर्टल पर शुभारंभ किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है, दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक की शिक्षा के लिए उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं? तो ये हैं आपके राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये हॉल ऑफ फेम के 5वें खिलाड़ी के रूप में बने हैं। ऑप्शन डी सही, राहुल द्रविड़। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ममता कालिया को 17 अक्टूबर 2018 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 24वां व्यास, 25वां या 27वां या 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें सी ऑप्शन 27वां व्यास सम्मान के द्वारा ममता कालिया को जो है सम्मानित किया गया है हिंदी साहित्यकार के रूप में। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसमें 119 में ऑप्शन नंबर आपका सही होता है डी, सिक्किम राज्य को जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व के पहले पूर्ण जैविक राज्य के रूप में घोषित किया गया है या पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी सही होगा, सिक्किम। नेक्स्ट को देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अच्छा प्रश्न है, और इसका जो आंसर होता है वो सी आंसर, सबरी ऐप लॉन्च किया गया है उनके लिए। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जाने वाला अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो समृद्धि नाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। और इस ऑप्शन नंबर समृद्धि नहीं, वो दस्तक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा, दस्तक के नाम से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए यूनिसेफ के सहयोग से ये चलाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? तो इसमें जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है वो 21-22 फरवरी को जो है इसका शुरुआत हुआ था, और ये लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा कोंकण 18 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया गया? तो कोंकण 18 युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये गोवा में जो है आयोजित हुआ है। कहाँ पे? गोवा में। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में मंडप किस राजनेता की समाधि का नाम है जो अभी हाल ही में मंडपम, ठीक है, मंडपम लिखा गया है, रखा गया है, ये बताना है। तो ये
जयललिता की समाधि स्थल जो है उसका नाम जो है मंडपम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण के में भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ये सबसे साफ शहर जो इस समय है वो क्या कहते हैं, भोपाल का इंदौर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में योग आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो योग आयोग को गठित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाल ही में प्रकाशित रचना आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजर्व के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक रघुराम जी राजन जी हैं हमारे, ठीक है, और ये हमारे एक गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो इसमें विवेक गोयनका को जो है ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात राज्य में है और 31 अक्टूबर को जो है इसकी 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया और ये जो है केवड़िया में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है और ये मूर्ति जो है ये सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है। इन्हीं को ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन जो सही होता था गुजरात है। अगला प्रश्न है, चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रही? तो इसमें जो थीम थी वो बदलाव के लिए विज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही होगा। 5 अक्टूबर 2018 को लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। इसका जो है थीम यही है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसमें जो है क्या कहते हैं, रीजनिंग के प्रश्न 5 हैं, इसके आंसर को बताते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो एक्सिस में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 32 पे चलेंगे तो 32 में जो सही होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, परिवार पति पत्नी। अगला है जो कि 33 नंबर में पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 34 का बी सही होगा। आप लोग ऑप्शन को जो है बता दे रहे हैं, रोक करके वीडियो को पहले सॉल्व कर लीजिएगा सवाल को, उसके बाद हमारे साथ ऑप्शन को मिलान करने के बाद मिलाइएगा कि कौन सही है या गलत। चलिए 35 को देखते हैं, तो 35 में ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 36 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो है अब कंप्यूटर के प्रश्न आने लगे हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, बी सही होगा इसका। बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाएगी, तो बाइनरी आप लोग निकालना जानते होंगे, हमने जो है इसको पहले ही वीडियो में 1-2 वीडियो में बता दिया है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो आपका बी सही हो जाएगा, 111, ठीक है। इसमें क्या होता है, 7 को 2 से जो है डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और नीचे से इसको लिखना शुरू करते हैं, तो 1 1 1 यानी कि ये बी ऑप्शन 111 सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करता है? तो ये जो नष्ट करता है वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे इंटरनेट, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है ये बताना है। तो वह राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक भारत में इंटरनेट यूज होता है वो आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। नेक्स्ट है, जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? बस, रोडवे, गेटवे या पाथवे, तो उसको हम लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा इसका। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार के साथ जो है कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? तो समावेशी शिक्षा का में यही वर्णन किया गया है कि जो चाहे जिस प्रकार का बालक हो उसको साथ साथ लेकर चलना होगा।
जो कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसे उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना, यही जो है उसका व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। जैसे कि कोई अध्यापक है और अभिभावक उससे आकर कहता है कि हमारे बच्चे को नंबर बढ़ा कर दीजिएगा, तो आप उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये बताना है। तो इसमें जो है नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर देना चाहिए एक अध्यापक को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। तो इसमें अभिप्रेरण जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, हम सभी के आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वो किससे संबंध रखता है। सम्मान है, शारीरिक है या सामाजिक है या आत्म अनुभूतिकरण है। तो इसका ऑप्शन जो सही होता है बी, वो शारीरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि परामर्शकर्ता के रूप में एक शिक्षक का कार्य कौन सा नहीं है। तो शिक्षक जो है वो परामर्शकर्ता के रूप में होता है, तो उसका क्या कार्य नहीं है ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समय सारणी को सुधारना उसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है। तो अनुशासनहीनता का जो मुख्य कारण है वो शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखेंगे, भारतीय संविधान में 4 आदर्श वाक्य लिखे गए हैं, वो कौन है। यहाँ पे वाक्य लिखा गया है, शब्द होनी चाहिए, तो चलिए बताइए कौन से हैं वो। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा, जो कि न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है। यही 4 आदर्श शब्द लिखे गए हैं जो कि संविधान के आदर्श वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं समता मिलता है, और चौथा जो है बंधुत्व है। नेक्स्ट को देखा जाए, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, इस कथन को किसने कहा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको कहा है। तो इसको जो कहा गया है वो आपके महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही होगा। नेक्स्ट है, दंड के संबंध में क्या सही नहीं है। अगर किसी बालक को दंड दिया जाता है तो क्या सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें सदैव शारीरिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बालक कोई गलती करता है या मान लीजिए विद्यालय नहीं आता है तो उसको मारा पीटा ना जाए, उसके स्थान पर उससे जो है फाइन चार्ज किया जाए। फाइन मतलब समझ रहे हैं ना, आर्थिक दंड दिया जाए, जिससे वो परमानेंट क्लास में उपस्थिति उसकी होने लगे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में वो रहें, यही जो है एक अध्यापिका का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये हम लोग 150 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।